Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the class of UPSC CSAT today we will do arrangements. अगर हम बात करते हैं arrangements की, you can consider it like a puzzle, you can consider it like a sitting arrangement. Means what? कि आपके पास में कुछ डाटा गिवन है and you have to arrange that data. अब इस तरह से क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आज हम अरेंजमेंट्स ही सीखेंगे आज की क्लास के अंदर कि कैसे कैसे आपके पास में अरेंजमेंट्स एग्जाम के अंदर आ सकती है. ओके, तो जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. ओके, तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि CSAT 2021 के अंदर आया हुआ था. सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था, बट वही है कि अगर मान लो इसी तरह के सेम क्वेश्चंस अगर पे हमने कुछ प्रैक्टिस कर रखी होती है तो वो हमें वहां पे एग्जाम के अंदर सिंपल लगता है. बट आफ्टर द जीएस पेपर CSAT के अंदर अगर हमारे पास में थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट आ जाता है तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा. ओके, तो इजी भी हमें मुश्किल लगने लग जाता है. तो इसलिए थोड़ा सा तो प्रैक्टिस सभी ने करनी है. बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है. ऑब्वियसली यूपीएससी है तो इसलिए इजी क्वेश्चंस को भी आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सो दैट कि एग्जाम के अंदर आप प्रिपेयर रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने कैसे करना है और एकदम से आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या आ गया. ओके, तो देखिए क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा. क्या है? 7 बुक्स PQRSTUV आर प्लेस्ड साइड बाय साइड उनको प्लेस कर रखा है. RQT है ब्लू कलर एंड अदर हैव रेड कलर. अब जैसे मुझे यहाँ पे पता चला कि भी टोटल 7 है और उनको अरेंज कर रखा है तो हमने यहाँ पे सीधा क्या कर लिया कि इसको ऐसे लिख दिया कि हाँ जी देयर आर 7. यस, 7 बुक्स हैं. कौन कौन सी है? PQRSTU एंड V एंड दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड उनको अरेंज किया हुआ है. अब साथ में क्या कह रहा? RQT have blue color cover and other books have red color cover. That means कि डिफरेंशिएट कैसे किया हुआ है कि कुछ बुक्स हैं जिनका ब्लू कलर का कवर है और कुछ का कैसा है? रेड कलर का. दैट मीन्स कि जो कवर है उनका वो क्या कह रहा है उसने? RQT. R ये है अपने पास में, Q एंड T इनका कैसा है? ब्लू कलर का कवर है. ओके, और बाकियों का कैसा? रेड कलर का. दैट मीन्स हम सीधा क्या लिखेंगे? इसको रेड कर देंगे. हाँ जी, क्लियर है. तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि भाई ये ब्लू कलर के हैं और ये रेड कलर के. साथ में क्या कहा? ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स एंड रेस्ट आर ओल्ड. कह रहे कि इसके अंदर से आपके पास में S और U कैसी हैं? ओल्ड बुक्स है. दैट मीन्स कि हमारे पास ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ओल्ड है या फिर न्यू है. ओनली S एंड U आर न्यू. S ये है, U ये है एंड दीज आर न्यू बुक्स. उनके लिए हमने क्या कर दिया कि न्यू बुक्स है. बाकी कैसी है? ओल्ड है. तो हमने क्या किया यहाँ पे? ओल्ड 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 एंड दिस इज ओल्ड. डन. आगे क्या है आपके पास में? PRSR लॉ रिपोर्ट्स एंड द रेस्ट आर गैजेटियर्स. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारे पास में डिफरेंशिएट किया गया है कि कैसी है, लॉ या ग्रेजुएट. ओके, तो उस केस के अंदर उसने क्या कहा? PR एंड S. P लॉ, R लॉ एंड S इज अगेन लॉ की बुक्स है और बाकी क्या है? गैजेटियर्स है. तो ये अपने पास में करना क्या है? अगर आपके पास में चाहे कोई भी पजल आ रही है या सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है तो करना क्या है कि पहले उसको एक एक स्टेटमेंट को रीड करना और साथ साथ में ही उसको पुट करते हुए जाना है. ओके, फाइनली कुछ हमारे पास में इस तरह से कुछ ना कुछ तो बन ही जाना है. अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट है तो सिटिंग में बन जाना है. ठीक है, सर्कुलर है तो सर्कुलर में बन जाएगा. कोई पजल है तो टेबल के फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा इस तरह से. ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? बुक ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विद ब्लू कवर्स. दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए? हाँ जी, ओल्ड गैजेटियर एंड ब्लू. ओके, तो ब्लू. अब हमारा जो अरेंजमेंट है पहले क्या है? हमारे पास में जो कवर का कलर है दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए? कलर ब्लू में चाहिए. ओके, फिर हमारे पास क्या है? ओल्ड न्यू. तो उसने कहा ओल्ड के अंदर दैट मीन्स कि O आना चाहिए और उसके बाद गैजेटियर्स तो ये अपने पास में. दैट मीन्स कि कैसा अपना फॉर्मेट बनना चाहिए? BOG. तो अब यहाँ पे चेक करो BOG कहाँ पे बन रहा है? BOG, BOL एंड BOG दो जगह पे बन रहा है. दैट मीन्स कि क्या आ गया? Q एंड T. सो योर आंसर विल बी Q एंड T.
ओके, सिंपल अरेंजमेंट थी। ओके, अब हम आते, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन। देयर आर 8 हाउसेज इन अ लाइन एंड इन ईच हाउस ओनली 1 बॉय लिव्स विद द कंडीशन एज फॉलोज। अब यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट लाइन को रीड किया तो वहां पे हमें क्या पता चला कि एक लाइन के अंदर 8 घर हैं और उसके अंदर एक पर्टिकुलर के अंदर एक ही बॉय रह रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ऐसे कहा गया आपको। अब उसके बाद में क्या है, आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन है। अब कंडीशंस को रीड करते हैं। कोशिश करो कि जो भी आपके पास कंडीशन है उसको साथ में आपने क्लू फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है, अगर वो स्टेटमेंट आपके पास में यहाँ पे अरेंजमेंट के अंदर आती है देन उसको एज इट इज पुट कर देंगे, अगर नहीं तो क्या करेंगे, उसको साइड में शॉर्ट फॉर्म के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। अब जैसे यहीं पे क्या कह रहा है, जैक इज नॉट नेबर ऑफ सिमन। जैक सिमन का नेबर नहीं है, जैक सिमन का नेबर नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट नेबर्स। हम साथ में रख देते कि भी दोनों साथ में नहीं आएंगे। हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। जस्ट नेक्स्ट का है उसने बिल्कुल साथ में। उसके बाद कह रहे देयर इज एटलीस्ट 1 मोर टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। कह रहे लैरी के इधर एक और होना चाहिए। एटलीस्ट का है, दैट मीन्स कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस बना दिया कि भाई यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद है पॉल लिव्स इन वन ऑफ द 2 हाउसेज इन मिडल। मिडल में से 2, मिडल के 2 है, टोटल 8 है। दैट मीन्स कि मिडल पे 4th और 5th आएगा। 4th और 5th में से किसी एक पे कौन रह रहा है, पॉल रह रहा है। डन। तो अब यहाँ पे इसको हम पुट कर सकते हैं कि या तो यहाँ पे पॉल 4th पे रह रहा है या फिर पॉल कहां पे आ रहा है आपके पास में, 5th पे आ रहा है। डन। आगे क्या है आपके पास, माइक लिव्स बिटवीन पॉल एंड लैरी। पॉल और लैरी के बीच में माइक रह रहा है। अब पॉल और लैरी के बीच में माइक रह रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं लैरी को रखती हूं, ठीक है, तो यहाँ पे माइक रह रहा है और यहाँ पे भी अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे माइक रह रहा है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में पॉल और अब यहाँ पे इस कंडीशन को आप जो हमने यहाँ पे ऊपर क्लू निकाला था उसको अब यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। अब फर्स्ट केस में क्या था आपके पास में, लैरी एंड देन हैरी। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास में कोई भी नहीं बन रहा, दैट मीन्स कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। स्टार्टिंग में केस कैंसिल आउट हो गया। अगर हम दूसरे के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास में लैरी और उसके बाद में यहाँ पे हैरी और यहाँ पे एक पर्सन आ रहा है। उसने कहा था कि एटलीस्ट एक और तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये अपने पास में सेकंड केस आगे बढ़ेगा। फर्स्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखते क्या कह रहा है। हाँ जी, ये बन गया। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट वाले के बीच में, क्या कह रहा है, जैक इज नॉट नेबर ऑफ सिमन। जैक और सिमन साथ में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैक और सिमन साथ में नहीं आ सकते। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो तो बना ही नहीं। कोई बात नहीं, जितना बन गया उसको नोट डाउन कर लिया हमने। उसके बाद पे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, कह रहा इफ एटलीस्ट 1 लिव्स टू द राइट ऑफ रॉबर्ट। रॉबर्ट की राइट में कम से कम एक तो रहता है, दैट मीन्स व्हाट, कि रॉबर्ट यहाँ पे नहीं आएगा। रॉबर्ट यहाँ पे नहीं आएगा। रॉबर्ट कहाँ पे आ सकता है, रॉबर्ट यहाँ पे आ सकता है, रॉबर्ट हमारे पास में यहाँ पे आ सकता है। यही कहा है, राइट ऑफ रॉबर्ट एंड हैरी इज नॉट बिटवीन टॉड एंड लैरी। हैरी इज नॉट बिटवीन टॉड एंड लैरी, दैट मीन्स कि यहाँ पे टॉड नहीं आ सकता। टॉड यहाँ पे नहीं आ सकता। बस इतना ही है, यही बताया आपको, सिंपल। दैट मीन्स कि अब अपने पास में क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, कि अगर मान लो हम टॉड की बात करें तो टॉड कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तीनों में से एक जगह पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे जैक एंड सीमन की, तो जैक और सीमन की अगर हम बात करें तो बस वो इकट्ठे नहीं आ सकते, बट और किसी भी पोजीशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जैक और सीमन में से यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर आ गया तो साथ में यहाँ पे सिमन हो सकते हैं, यहाँ पे जैक हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट मीन्स कि आप क्या कंसीडर कर सकते हो कि भाई जैक और सिमन की पोजीशन या ये हो सकती है या ये हो सकती है, या फिर जैक और सिमन की पोजीशन ये हो सकती है। क्लियर? अब उसके बाद में यहाँ पे आर भी आ सकता है। तो अब उसके बाद में हम आते हैं कंडीशंस पे। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी बात कर रहा है बेटा नॉट करेक्ट, दैट मीन्स कि वो करेक्ट किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड। रॉबर्ट लेफ्ट एंड पे नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि रॉबर्ट लेफ्ट हैंड पे नहीं हो सकता। उसने कहा है कि कम से कम 1% तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स कि ये तो करेक्ट हो गया। क्या है ये तो हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है? रॉबर्ट इज इन बिटवीन सिमन एंड टॉड। रॉबर्ट सिमन और टॉड के बीच में। अब देखो, अगर मैंने क्या कहा, रॉबर्ट यहाँ पे आ सकता है, अगर रॉबर्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे टॉड और सिमन आ सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स कि ये भी हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी नहीं हो सकता। अगला देखो, टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक। टॉड किसके बीच में है? पॉल और जैक के बीच में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कहा टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक। पॉल और जैक के बीच में टॉड है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ पे टॉड को रखती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? आर को पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? कि टॉड यहाँ पे क्या कहा? टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक। पॉल और जैक के बीच में टॉड आएगा। पॉल और जैक के बीच में टॉड कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो ये अपने पास में नेक्स्ट अगर हम देखें, देयर आर 3% टू द राइट ऑफ पॉल। पॉल की राइट में 3% है। पॉल यहाँ पे बेटा 3% है, 1 2 3। दैट मीन्स दिस इज अगेन करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑन ए टीवी चैनल 4 सीरियल्स ABCD वर स्क्रीन्ड, 1 ऑन ईच डे ऑन 4 consecutive days but not necessarily in the same order. The first, अब यहाँ पे कह रहा है कि the first serial was screened on 23rd. There are 4 serials, 1 2 3 and 4. First is on 23rd and that is Tuesday. Clear? उसके बाद में सीधी सी बात है, यहाँ पे 24th आएगा आपके पास में वेडनेसडे, 25th थर्सडे एंड 26th दैट इज फ्राइडे। अब उसने क्या कहा है? द फर्स्ट सीरियल वाज स्क्रीन्ड ऑन 23rd एंड वाज फॉलोड बाय सीरियल डी। और उसके बाद में कौन सा सीरियल आ रहा है? डी आ रहा है। डन? उसमें बाद में कह रहा है सीरियल ए वाज नॉट स्क्रीन्ड ऑन 25th। ए 25th को नहीं है, ए यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स व्हाट कि ए कहाँ पे हो सकता है आपके पास में? देयर इज पॉसिबिलिटी कि ए या तो यहाँ पे आएगा या फिर ए यहाँ पे आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। आगे क्या है? एंड 1 सीरियल वाज स्क्रीन्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक सीरियल। अगर हम ए को यहाँ पे लेते हैं तो बेटा बी यहाँ पे नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई है। तो ए कहाँ पे आएगा? ए आपके पास में बेटा यहीं पे आएगा। ए और बी के बीच में 1 सीरियल इज लेफ्ट, दैट इज सी। सी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑन विच डे वाज सीरियल सी स्क्रीन्ड? सी ऑन 26th फ्राइडे। 26th फ्राइडे। डन? हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या है आपके पास क्वेश्चन। ABCDE आर सिटिंग ऑन ए बेंच। देयर आर टोटल 5 पर्सन ABCDE। A is sitting next to B। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आप कहोगे मैम सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन लेके आए हैं। बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, बस थोड़ा सा लॉजिक लग रहा होता है, थोड़ा सा, तो उसको आपने ध्यान से समझना। अगर वो माइंड में आ गया तो कर लोगे, नहीं तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी आप रॉन्ग करके आ जाओगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो अब जैसे यहीं पे है, क्या कह रहा है? ABCDE आर सिटिंग ऑन ए बेंच। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D। दैट मीन्स कि A is sitting next to B and C is sitting next to D।
अब आप आई थिंक सभी इसी तरह से इसको रीड करोगे, बट यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपके पास में लेफ्ट राइट नहीं गिवन है तो नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भी ए बी आ सकता है, सी डी आ सकता है, तो नेक्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर या तो पूरा आप देखो कि हाँ जी आगे मेरे पास में नेक्स्ट और बिफोर गिवन है, आफ्टर बिफोर गिवन है, तो उस तरह से कंसीडर करो, अदरवाइज आपके पास में कैसे भी आ सकता है। ओके, हाँ जी आगे क्या कह रहा है, 5 पोजीशंस हैं। D is not sitting with E, D E के साथ में नहीं है। Who is on the left end, who that means E, E is on the left end, क्या कहा है उसने, E is on the left end, and क्या कह रहा है कि D उसके साथ में नहीं है, that means कि यहाँ पे D नहीं आएगा। ओके, साथ में क्या कहा है, C is on the second position from right, C सेकंड पोजीशन पे है राइट से, C यहां पे आ गया। ओके, A is to the right of B, A is to the right of B। अब यहां पे मुझे पता है कि भाई जो यहां पे अपने पास में ये दोनों हैं, ये दोनों साथ आएंगे A और B, और उसने क्या किया, A is to the right of B, A कहां पे है, राइट में है, that means what कि यहां पे आपके पास में कौन सी कंडीशन जाएगी बेटा, ये वाली जाएगी, ठीक है, A is to the right of B। अब हमें यहाँ पे ये भी पता है कि भाई ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो कैसे आ जाएगा, B और A, डन, बच गया D, C और D भी इकट्ठे आने, ये अपने पास में आ गया D। क्लियर। अब यहाँ पे साथ में उसने एक और पॉइंट कहा है, क्या A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं A और C तो दोनों इकट्ठे ही हैं। ओके, इन विच पोजीशन A इज सिटिंग, तो बताओ A कौन सी पोजीशन पे है, A कौन सी पोजीशन पे है, क्या है, बिटवीन B एंड C, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, बिटवीन B एंड C। जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना, नेक्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, नेक्स्ट का मीनिंग जरूरी नहीं है कि हाँ जी वो आपका लेफ्ट टू राइट का ही ध्यान रखना है, नेक्स्ट का मीनिंग यहाँ पे या तो फॉलोड और प्रीसीड गिवन हो, आफ्टर या बिफोर गिवन हो, लेफ्ट राइट गिवन हो, ओनली इन दैट केस यू कैन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में 5 persons A B C D E are sitting in a row, who is sitting in the middle, and there are 3 statements and you have to find out कि which statements are sufficient to give the answer। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 5 लोग हैं, क्वेश्चन क्या है, B is between E and C, जैसे ही उसने कहा B is between E and C, तो इससे मुझे क्या क्लू मिल रहा है, B is between E and C, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि B is between E and C, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता चल रहा। अब क्वेश्चन ये कि who is sitting in the middle, तो क्या हम फर्स्ट के बिहाफ पे आंसर कर सकते, नहीं कर सकते, और साथ में भी इसने दो को ज्वाइंट किया हुआ है ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड का है उसने फर्स्ट के अंदर, अब सेकंड को इसके साथ में मर्ज अप कर देते हैं, कहता है B is right to E, B is right to E, ठीक है, दैट मीन्स कि कह रहा है कि ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। अब देखो क्या सिर्फ इसके बेस पे आप आंसर कर देते हो कि मिडल में कौन है, क्योंकि यहाँ पे A और D के बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं है, दैट मीन्स कि वी कांट आंसर। ओके, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया। अगर हम बात करते सेकंड और थर्ड की, तो कह रहा है कि D इज बिटवीन A एंड E, D इज बिटवीन A एंड E। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि भाई B इज टू द राइट ऑफ E, ठीक है, और साथ में कह रहे हैं कि D इज बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में D है, ठीक है ना, तो देखो यहां से भी अपने पास में कुछ भी नहीं निकल के आ रहा। बट अगर हम तीनों को कंबाइन कर दे, ये तो मेरे पास में आ ही गया था, ये तो मेरे पास में आ ही गया था, उसने अब यहाँ पे क्या क्या, D इज बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में D है, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, हाँ जी D इज बिटवीन A एंड E, दैट मीन्स कि ये अरेंजमेंट बन गया, मीन्स पांचों का अरेंजमेंट मेरे पास बन गया, मीन्स कि मुझे जो 3 स्टेटमेंट है तीनों की रिक्वायरमेंट है इसको आंसर करने के लिए। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, कह रहे देयर आर 7 पीपल स्टैंडिंग इन ए रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 7 पर्सन है,
but necessarily in the same order, but not necessarily in the same order, 3 people are standing between A and B. A और B के बीच में 3 लोग, उसने ये कहा A और B के बीच में 3 लोग, 1 2 3, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, साथ में उसने क्या कहा कि F stands immediately after B, F stands immediately after B, F यहां पे आ गया बेटा, इस केस के अंदर अगर हम देखें तो F यहां पे आ गया हमारे पास में, ठीक है, F हमारे पास में यहां पे आ गया और यहां पे ये 2%, क्लियर। अभी ध्यान से रखना है कि इसके अंदर हमारे 7 के 7% अभी अरेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है आपके पास में, 2 people between F and C, F और C के बीच में 2 लोग, अगर हम यहाँ पे नीचे की साइड लेके आता है तो 7 से ज्यादा बन जाएंगे। टोटल कितने, टोटल तो 7 है ना, तो 7 से ज्यादा बन जाएंगे। दैट मीन्स कि F और C के बीच में क्या कह रहा है कि 2 लोग, तो ये F आ गया बेटा 1 2, दैट मीन्स कि C हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस केस के अगर हम अंदर देखें तो F और C के बीच में कह रहा है 2, तो यहाँ पे तो 2 के बाद में A है, दैट मीन्स कि यहाँ तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि हम ऊपर जाएंगे 1% यहाँ पे कोई आ जाएगा और उसके बाद में C, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स भी काउंट करके चलना, 1 2 3 4 5 6, इस अरेंजमेंट में अभी तक हमारे 6 हो गए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे 7 के 7 एडजस्ट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि इनके आगे पीछे अभी हमने कोई भी नहीं रखना है। आगे क्या कह रहा है, D stands immediately after C, D stands immediately after C, दैट मीन्स कि D यहाँ पे आ गया। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो D यहाँ पे आ गया, डन। आगे कह रहा है मोर देन 2 people stands between D and H, D और H के बीच में, D और H के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें D और H, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 6% बन रहे, अगर मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर देती हूँ H को, तो 2 से ज्यादा तो नहीं बन रहे, 2 से ज्यादा तो नहीं बन रहे। इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ की बजाय H को रख देती हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो D और H के बीच में कितने लोग, 1 2 3, दैट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास में बन सकता है। तो टोटल अभी भी यहाँ पे भी 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया आपके पास में दोनों में, क्लियर। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नो वन स्टैंड्स बिटवीन H एंड J, H और J के बीच में कोई भी नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि H और J दोनों क्या है, इकट्ठे आएंगे। अब देखो इस केस के अंदर हमारे पास में H और J के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, H और J अगर मैं देखूं तो J को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बेटा, J को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और देयर इज 1%, और ये कंडीशन तो हमारी गलत होगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, J और H के बीच में 2 लोग, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि J और H यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में। हाँ, यहाँ पे था आपके पास में क्या थी कंडीशन, देयर आर मोर देन 2 people stands between D and H, D और H, तो यहाँ पे 1 2 3, H यहाँ पे आ गया बेटा और J आपके पास में यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो क्या बन गया, ये J और H यहाँ पे हैं, क्लियर। तो ये आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कोई इसमें डाउट, बिल्कुल सिंपल है। क्या बना आपने अपने पास में अरेंजमेंट, करेक्ट, CDB FJHA। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम के अंदर। तो अब देखो जैसे यहीं पे कह रहा है हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन A एंड H, A और H के बीच में कितने लोग, A और H के बीच में अगर हम यहाँ पे देखें तो A और H के बीच में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स नो वन मीन्स नो, ठीक है, नन। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, नन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, हु स्टैंड्स इमीडिएटली आफ्टर D, D के बाद में कौन, D के इमीडिएटली बाद में कौन है, B, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, B विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिफोर B, B से पहले कितने लोग, B से पहले कितने थे, 2%, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, देखिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, डन।
हाँ जी बताओ, कोई डाउट? तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कर लेंगे सभी, आई होप सभी कर लेंगे। ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट खुद से करने की ट्राई करनी है। सिंपल डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, एक बार सभी ट्राई करेंगे। क्या है, कह रहा हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी की इमीडिएट राइट में कौन है अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में है, एंड P इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ R। तो फर्स्ट से मुझे इतना मिला, 5 की तो लोकेशन नहीं मिल रही, बट मुझे यहाँ पे इतना मिल रहा है फर्स्ट वाले से। और आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P, तो P की इमीडिएट राइट में कौन, क्यू। तो इससे मुझे आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, बट ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट से आ गया तो सेकंड से नहीं आ सकता, सेकंड को भी चेक करना है सभी ने। सेकंड को चेक करो, क्या कह रहा है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज, हु दैट मीन्स दिस टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। मतलब मेरे पास में क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है सेकंड वाले स्टेटमेंट से। ओके, अब देखो इसके बेस पे भी हम बता सकते हैं क्या, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। यहां से भी हमें क्या मिला, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। दैट मीन्स कि फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। ओके, अब देखो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, बस क्वेश्चन क्या है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू की इमीडिएट राइट में कौन है। अभी पहले वाले में क्या था हमारे पास में, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, अभी क्या था, क्यू। अगर हम क्यू का देखें तो क्या पहले वाले से हमें पता चलेगा कि क्यू की राइट में कौन है, क्यू की राइट में कौन है, नहीं पता चल रहा, ठीक है। बट सेकंड वाले से हमें पता चल रहा है कि क्यू की राइट में कौन है, टी है। दैट मीन्स कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, एक और देखते हैं क्या है, हु इज सीज पार्टनर इन ए गेम ऑफ कार्ड इन्वॉल्विंग 4 प्लेयर्स। 4 प्लेयर है, 4 प्लेयर है, कह रहे कि बताओ कि सी का पार्टनर कौन है। 4 प्लेयर है, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि या तो इस तरह से कुछ बैठे हुए 1 2 3 4, और सभी क्या है, सभी का फेस क्या होता है, इनसाइड होता है। डन। और एक बात और ध्यान रखने की, जो प्लेयर का पार्टनर है वो पार्टनर क्या होता है, उसके अपोजिट बैठा हुआ होता है, अपोजिट बैठा होता है। आई थिंक सभी ने कार्ड खेला है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि पार्टनर क्या होता है, अपोजिट बैठते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर ये दोनों पार्टनर है तो इधर से ये दोनों पार्टनर है। चाहे आप इसको सर्कुलर में ले लो बेटा, चाहे आपको इसको स्क्वायर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान ये रखना है कि फेसिंग इनसाइड रहेगा। देन तो फर्स्ट क्या कह रहा है, कहता है डी इज सीटिंग अपोजिट टू ए, डी इज सीटिंग अपोजिट टू ए। तो फर्स्ट वाले के अंदर तो क्या पता चल रहा है, डी इज सीटिंग अपोजिट टू ए, दैट मीन्स बी इज सीटिंग अपोजिट टू बी। पहले वाले से क्या पता चल रहा है, डी और ए क्या है, पार्टनर है, दैट मीन्स सी और बी पार्टनर है। तो पहले वाले से मुझे पता चल गया हु इज पार्टनर ऑफ सी, बी इज पार्टनर ऑफ सी। ओके, पहले से आंसर निकल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है बी इज सीटिंग राइट ऑफ ए, बी इज सीटिंग राइट ऑफ ए, इसकी राइट में है, एंड लेफ्ट ऑफ डी, एंड बी इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ डी। यही कहा है। ओके, तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे कौन आ गया, सी। ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है। डन। तो क्या पता चल रहा है मुझे कि भाई इससे भी मेरा आंसर आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। ओके, डाटा सफिशिएंसी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, इजी होती है, इजी होती है। और अगर एग्जाम में अपने आ जाता है, आता ही है क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के, तो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाटा सफिशिएंसी के, क्वांट में से भी आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग में से भी आ जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए, जैसे कि सी सेट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे, समझ आए होंगे क्वेश्चंस। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि भी कैसे प्रिपेयर करें, अभी लास्ट है एग्जाम का, 5th को एग्जाम होना है। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि अपने वीक एरियाज फाइंड आउट कर लो, वीक एरियाज फाइंड आउट करो कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सी सेट के अंदर, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर आपका कोई 1 या 2 टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे अरेंजमेंट इजी है बट इसमें मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे पजल्स में दिक्कत आ रही है, या मुझे ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, माइक्रो कोर्सेज बेटा प्रोवाइड किया आप लोगों को कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जा सकते हो। दूसरा, अगर मान लो आप कहते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत है, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो मेरा अच्छा है, तो उस केस में हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए। तो वहां पे हम कहाँ जाएंगे, मॉड्यूल कोर्सेज में। मॉड्यूल कोर्सेज मीन्स आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग अलग से ले सकते हो, इंग्लिश आप अलग से ले सकते हो, तो इट डिपेंड्स, तो आप ले सकते हो। तीसरा आता है कंप्लीट कोर्स। तो बेटा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सी सेट का, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, और दूसरा एक स्पेशल क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आपका जो सी सेट है वो क्वालिफाई हो जाए, तो कम टाइम के अंदर जिसको आप कर सको। तो वो दोनों के दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आपकी जो इच्छा वो आप ले सकते हो कंप्लीट कोर्स। एंड उसके बाद है बेटा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो सभी को पता है कि जरूरी है, टेस्ट सीरीज तो सभी के लिए जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है, तो एक बार सभी ने डिस्क्रिप्शन को एक बार सभी ने एक्सप्लोर करना है। अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि भाई ये तो मैं चेक कर लूंगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, अगर मुझे सारा का सारा कुछ मिल जाए, मुझे यही सारा कुछ एक ही जगह मिल जाए, अब मैं फाइंड आउट कर लूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, तो उस केस के अंदर बेटा आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप फुल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस केस में आपको माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे, मॉड्यूल कोर्सेज भी मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। और ये इस टाइम पे हम काफ़ी आपको रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, रीजन बिंग कि अभी 1 महीना बचा है। अब इसके लिए आपको सिर्फ 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1500 रुपीज़ में आपको मिल रही है। अब आप कहोगे कि अगर 1500 रुपीज़ में क्या मिलेगा, IAS का पेपर है, तो बेटा ऐसा है कि अभी इसके अंदर एक आपके लिए कंडीशन है कि ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन है सिर्फ आपको 1 महीने के लिए मिल रही है। 1 महीने के बाद में आपका एक्सेस नहीं रहेगा इस सारे कंटेंट पे, सिर्फ 1 मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, दैट इज इन 1500। अब जिनका पेपर 5th को होना है तो उनको पूरा कंप्लीट 10,000 का कोर्स लेने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर वो कहे कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, या मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, या मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो उसके लिए सिंगल लेने की जरूरत नहीं है। एक अपनी 1500 की सब्सक्रिप्शन लो और उसके अंदर आपको सारा मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, उसको अपना उसके कंसेप्ट क्लियर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और टेस्ट अटेम्प्ट करो, सिंपल। इतने में ही आपका सी सेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।